स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। तो देखिए हमारा अलजेब्रा का सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 को फिनिश किया। अब ये जो है हमारा चैप्टर 3 है आपका, ठीक है? लीनियर इक्वेशन। अब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा थ्योरी वीडियो रहेगा और इसमें हम लोग इस चैप्टर के थ्योरी को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सिमुलेशन यूज़ करते हुए हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे एकदम ग्राफिकली। तो अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इसका ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिए, जो आपके काम का है। सिलेबस देख के पढ़िएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है उसका ग्राफिकल मेथड है आपके सिलेबस में, ठीक है? अलजेब्रिक कंडीशन फॉर द, अब कंडीशन होता है कुछ-कुछ कंडीशन होते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है ना, जब 2 लाइन पैरेलल होगा, तब क्या कंडीशन होगा? जब 2 लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, तब क्या कंडीशन होगा? या कोइंसिडेंट लाइन होगा, तब क्या कंडीशन होगा? वो है ये दूसरा वाला। तीसरा, जो आपका हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का मेथड, अलजेब्रिकली, ओके? ग्राफिकली तो हम लोग देखेंगे ही, अलजेब्रिकली कैसे करते हैं वो भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। कौन-कौन सा मेथड है आपके सिलेबस में? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। पहले और भी 2 मेथड हुआ करते थे, कंपेयर करके भी हम लोग बनाते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हुआ करता था। तो वो भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर दूँगा। हालाँकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर दूँगा, उसका टेंशन मत लीजिए आप। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में ये आता है कि हम लोग ये चैप्टर पढ़े तो पढ़े क्यों? आखिर हमें जो ये चैप्टर सिखाया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इसका रियल लाइफ में यूज़ है? तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है, तो वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। क्या है, ये आपको इतना देखने का ज़रूरत नहीं। एक हमारे पास फास्ट फूड का न्यू जॉइन खुला है। मान लीजिए एक फास्ट फूड दुकान, ठीक है? यहाँ पे 2 लोग गए हैं दुकान में और कुछ परचेज़ कर रहे हैं। तो क्या परचेज़ कर रहे हैं? तो देखिए, मान लीजिए ये दुकान था और आपका फ्रेंड यहाँ पे जाके कुछ परचेज़ कर रहा है। तो मान लीजिए मंडे जब गया था वो, तो मंडे उसने क्या किया, 3 बर्गर लिया था एंड 2 कोल्ड ड्रिंक्स लिया था। और टोटल जो था बिल उसका कितना आया था? ₹210, ठीक है? हालाँकि आपके फ्रेंड को बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक का प्राइस नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये जो शॉप है ना, ये न्यू शॉप है, यानी न्यू आपका फास्ट फूड शॉप है, जिसमें आपको उसका मेन्यू कार्ड नहीं बना हुआ है, ओके? मेन्यू नहीं है तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ से रेट नहीं देख पाएँगे। बट आपने जब 3 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक वहाँ पे खाने के बाद आपको टोटल बिल आया ₹210। मंडे हो गया ये फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं। ट्यूसडे को देखिए, ट्यूसडे आप फिर गए उस शॉप पे। ट्यूसडे जाने के बाद आपने देखा, उस दिन आपने 2 बर्गर और 3 कोल्ड ड्रिंक लिया था। फिर उस दिन आपका बिल आया ₹190। 2 दिन आपने खा लिया, ठीक है? बात करते हैं कि वो जो है, अगले दिन फिर से वो जाना चाहता था, ठीक है? वेडनेसडे को, खाने के लिए वहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। और वो खाने के लिए जाना चाह रहा है, लेकिन अब जो है, उसके पॉकेट में ₹100, बात समझ में आया आपको? उसके पॉकेट में जो है ₹100 है और उसने क्या किया है ना, 1 बर्गर ऑर्डर किया है और 1 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया है। रहा बात कि पहले 2 दिन तो उसके पर्स में पैसा था तो वो आराम से खाया, क्योंकि उसे पता है जो भी बिल होगा पे कर देंगे। अगले दिन जो क्या हुआ वेडनेसडे वाले केस में, अब उसके पॉकेट में जो मनी है वो ₹100। अब उसे इस बात का टेंशन है कि ऐसा तो ना हो कि हम जो खाएँगे उससे ज़्यादा बिल हो जाए। तो फिर हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर आप खा लेंगे और पे नहीं कर पाएँगे तो फिर आपको बर्तन धोना पड़ेगा, तो ठीक है? तो इससे अब वो उसके दिमाग में ये सब चलने लगा कि हम करेंगे क्या? उसे तो पता ही नहीं है। तो देखिए, हम लोग ना बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का प्राइस निकाल सकते हैं। सिर्फ बिल जो था उसी से हम लोग प्राइस निकाल सकते हैं। बाकी 2 दिन का जो इन्फॉर्मेशन था, ये वाला इन्फॉर्मेशन, ₹210 और ₹190, ये दोनों काफ़ी है, इनफ है किसका प्राइस निकालने के लिए? बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक के लिए, ठीक है? कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, इसका यूज़ करेंगे और हम लोग निकालेंगे। आप ऐसे केसेस में क्या कीजिए, बर्गर जो है उसका रेट को आप कुछ भी मान लीजिए, लेट्स से कि उसका उसका प्राइस है X है एंड कोल्ड ड्रिंक जो है उसका प्राइस Y है। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए बर्गर का प्राइस X है और आपने खाया कितना था? 3 खाए थे। कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना है? Y है, तो आप कितना लिए थे? 2, और टोटल पैसा आपने कितना दिया था? 210 दिया था। यही तो होगा ना टोटल पैसा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा 3x 2y इक्वल टू 210। ये बनाया आपने इक्वेशन 1, ठीक है? सिमिलरली जब दूसरा दिन गए आप, कितना बर्गर खाए थे? 2। एक बर्गर का प्राइस है X, तो 2 बर्गर का प्राइस कितना होगा? 2x। एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस है Y, तो 3 कोल्ड ड्रिंक का कितना हो जाएगा? 3y। और यही प्राइस टोटल कितना दिए थे आप? ₹190 दिए थे। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन 2। अब इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग समझेंगे। देखिए ये रहा इक्वेशन 1, मंडे विल और ट्यूसडे विल। जब यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, मैं आपको समझाऊँगा। तो वहाँ से पता चला x आया 50, ठीक है? तो x क्या था? बर्गर का प्राइस था ₹50 और y क्या था? y हमारा कोल्ड ड्रिंक का प्राइस था, तो ये 30 आया। अब देखिए अब आपको टेंशन नहीं है, अब आपको बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक बर्गर खाएँगे ₹50, एक कोल्ड ड्रिंक लेंगे
30 रुपीज़, तो टोटल कितना होगा 80 रुपीज़ है, आप आराम से दुकान में जाके खा सकते हैं, ऊपर से 20 रुपीज़ आपका रिटर्न भी आ जाएगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से जो है ना, हमारा जो ये चैप्टर जो है ना, बहुत सारे मतलब अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो ये तो एक जस्ट नॉर्मल सा केस था आपको समझाने के लिए कि कैसे ये चैप्टर हमारे रियल लाइफ में हेल्प करता है। ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल है, हज़ारों केसेस है जहाँ पे ये हमारा हेल्प करता है और हम लोग पढ़ेंगे भी वर्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ से भी आप अच्छे से समझ पाएँगे, ठीक है? तो इस चैप्टर को एज़ ए सिर्फ़ आप ये नहीं है कि मेमोराइज़ करके चलिएगा, इस चैप्टर को एकदम अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे और आपको मज़ा भी आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, पूरा ग्राफ आपको समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि इस चैप्टर का यूज़ कहाँ होता है हमारे रियल लाइफ। अब आइए हम लोग जो है ना इस चैप्टर के भीतर आते हैं और इस चैप्टर के अंदर एग्ज़ैक्टली हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहला बात है कि लीनियर का मतलब क्या होता है? देखिए लीनियर तभी होता है जब डिग्री हमारा कितना होता है? डिग्री हमारा कितना होता है 1 और 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे एक्स, वाई कुछ भी हो सकता है, पी, क्यू, एस, टी कुछ भी 2 वेरिएबल होना चाहिए हमारे, ठीक है? यहाँ पे जैसे देखिए ये इक्वेशन इसमें एक्स है और वाई है, दोनों का पावर कितना है? एक्स का भी पावर 1 है, वाई का भी पावर 1 है, तो लीनियर है कि नहीं? तो ये सारे एग्ज़ाम्पल है हमारे लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल वाले का, ठीक है? अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए। जैसे कि हम ये वाला एग्ज़ाम्पल पकड़ रहे हैं 2x + 9 तो ये 2x + 5y + 9 ये देखिए ये जो पार्ट है ये है एलएचएस, ये वाला जो पार्ट है ये है एलएचएस, ओके? और ये जो पार्ट है हमारा आरएचएस, ठीक? अब ना यहाँ जो वेरिएबल है एक्स और वाई इसका आपको अपने से कोई वैल्यू सोचना है और इसमें पुट करना है और पुट करने से अगर ये 9 आ जाए और ये हमारा आरएचएस 9 आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए, तो वो जो वैल्यू होगा वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिए, अभी ये आपको नहीं समझ में आएगा, चलिए मैं आपको इसी का ग्राफ दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए हम लोगों ने डेसिमल्स को ओपन कर लिया है, यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन था 2x + 5y = 9 रुक जाइए, ये तो कुछ और मान लेते हैं, स्मॉल लेटर में 2x 5y = 9 तो ये देखिए, ये जो है, ये हमारा उस इक्वेशन का ग्राफ है। तो थोड़ा नीचे लेके आते हैं, आपको देख लीजिए। सॉल्यूशन का बात करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है? इसके ऊपर जो भी जितने सारे जो पॉइंट होते हैं ना, सब का सब इस पे कितना पॉइंट होगा बताइए इस लाइन के ऊपर? इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होगा। इसमें से कोई भी एक वैल्यू को आप उठा के उस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो एलएचएस में 9 आ जाएगा और आरएचएस में कितना 9 है ही। तो चलिए इसमें से कोई एक वैल्यू आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैं ये वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, 2, 1 आ गया ये देखिए, ये जो पॉइंट है 2, 1 कोई एक पॉइंट था ये 2, 1 इसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ से ले लेते हैं 2x + 5y = 9 हम लोगों ने पॉइंट क्या लिया था 2, 1 इसका मतलब x का वैल्यू 2 सेलेक्ट करना है एंड y का वैल्यू 1 सेलेक्ट करना है। चलिए देखिए एलएचएस में पुट कीजिए। एलएचएस है 2x + 5y वैल्यू पुट कीजिए तो 2 × 2 + 5 × 1 कितना हो जाएगा 4 + 5 9 आ जाएगा। एलएचएस 9 आ गया और आरएचएस हमारा कितना है 9 तो यहाँ से एलएचएस और आरएचएस क्या आया इक्वल आया। तो वेरिएबल का ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जिसको इसमें पुट करने से एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि एक पॉइंट ले लेते हैं 3, 1 तो यहाँ से बोलेंगे x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं एलएचएस इक्वल टू 2x + 5y पुट कीजिए 2 × 3 + 5 × 1 तो कितना हो जाएगा बताइए तो? ये 6 + 5 कितना आया? 11 आया। एलएचएस इतना आया और आरएचएस कितना है? आरएचएस तो हमारा 9 एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस दोनों इक्वल नहीं आए। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा और ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आपको समझ में आया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग एक सिंगल लाइन का बात कर रहे हैं, डबल लाइन का यूज़ नहीं किया। तो सिंगल लाइन में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पुट करने से एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो जाए इक्वल है। या क्या बोलेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कितना आपको समझ में आया? और ग्राफ के ऊपर बात करेंगे तो ग्राफ में क्या समझेंगे? तो देखिए ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ में देखेंगे तो ये पता चलेगा, जो भी लीनियर इक्वेशन होता है ना, सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और इस ग्राफ के ऊपर कितना सारा पॉइंट होता है? इस ग्राफ के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। और ये सारा का सारा पॉइंट जो होता है यहाँ पे देख लीजिए ये सब, अब उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा कितना भी है, ठीक है? और जो हमारा पॉइंट था 3, 1 देखिए 3, 1 कहाँ पे मिलेगा? आपको यहाँ पे ये 3 रहा और यहाँ पे देखेंगे 1 ये जो पॉइंट है ये वाला 3, 1 ठीक है? तो ये 3, 1 जो है यहाँ पे है देखिए ग्राफ के ऊपर नहीं। तो जो ग्राफ के ऊपर होगा वो उसका सॉल्यूशन है, जो ग्राफ के ऊपर नहीं होगा वो उसका सॉल्यूशन नहीं है।
तो अब आपको सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया। ये तो एक वेरिएबल के लिए, तो आप बताइए इसका कितना सॉल्यूशन होगा? तो इस केस में आप बोलेंगे इसका कितना सॉल्यूशन होगा? तो इस केस में इसका होगा हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का बात कीजिएगा, तो अब जो है यहाँ पे मैं आपको ये वाला बना ही देता हूँ। हो गया? ये यहाँ से देखिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट्स, ठीक है? आई थिंक अब आपको कुछ भी इसमें डाउट नहीं होगा, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ से आप ये तो आप समझ गए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो अलग-अलग वेरिएबल वाला दो इक्वेशन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये रहा आपके पास, ठीक है? अब जब दो इक्वेशन होगा तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं एक लाइन का अपना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। दो लाइन है तो दोनों लाइन का अपना अलग-अलग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, कभी-कभी होता है, कभी-कभी नहीं भी होता है, जो उस दोनों लाइन के ऊपर होगा। तो ऐसा कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, वो कहलाएगा सॉल्यूशन। देखिए इस तरह से आपको बोलने से नहीं समझ में आएगा। यहाँ जो दो इक्वेशन है देख लीजिए यहाँ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसको हम लोग डेस्मोस से समझेंगे एकदम एनिमेशन से। क्या होता है जब दो इक्वेशन दिया रहेगा तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ठीक है? तो देखिए जब भी आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे देगा ना स उस केस में आपको क्या करना है ना, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए आइए हम लोग फिर से डेस्मोस के ऊपर आते हैं। तो ये रहा हमारा डेस्मोस। तो एग्जाम्पल में क्या-क्या इक्वेशन था, मैं उसको आपके सामने लिखता हूँ। हटाने दीजिए। चलिए, इक्वेशन था आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है? और दूसरा इक्वेशन था x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये देखिए। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको आपके लिए नीचे करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ है। दोनों इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ब्लू कलर जो है पहले लाइन के लिए है एंड ग्रीन कलर जो है दूसरे लाइन के लिए। पहले वाले का जब यहाँ पे देखेंगे तो इसका अपना अलग से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है? दूसरे वाले का देखिएगा तो इसका अपना अलग अलग से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। लेकिन ये जो पॉइंट है ना 5, 2 ये दोनों लाइन के ऊपर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो पॉइंट है 5, 2 यही कहलाएगा इन दोनों का सॉल्यूशन। समझ में आया आपको? तो जब आपसे दोनों का सॉल्यूशन पूछा जाएगा कॉमन सॉल्यूशन, तो उस केस में आपको वो पॉइंट निकालना पड़ता है जहाँ पे दोनों लाइन क्या होता है इंटरसेक्ट। ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ग्राफिकली। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये तो आप ग्राफिकली समझ चुके थे, अब अलजेब्रिकली भी समझ, ठीक है? पहले इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, बाद में मैं आपको वो तो आप ग्राफिकली समझ जाएँगे, पहले वैल्यू यहाँ से। तो क्या करना है ना आपको ऐसे केसेस में, ये आपको ऐसा वैल्यू चुनना है x और y का जो इस दोनों इक्वेशन को सेलेक्ट करे। हम लोगों ने पॉइंट देखा था ना वो 5, 2 था। अब इसको ना दोनों इक्वेशन में पुट करके देखिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ से ये पहला इक्वेशन है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, इसमें पुट किया गया है। देखिए 2 इंटू 5 और 3 इंटू 2 16 आया, LHS RHS इक्वल आ गया इसका, देखें। फिर दूसरा इक्वेशन पकड़िए, इसमें भी x का वैल्यू आप 5 रखिए और y का वैल्यू 2 रखिए। तो देखिए यहाँ पे पुट किया गया, सॉल्व किया तो 1 आ गया, वो 1 इसका RHS। तो मतलब ये जो पॉइंट है ना कॉमन पॉइंट, वो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। अगर दोनों को सैटिस्फाई करेगा तो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा, याद रहेगा। और इस केस में आपको क्या बोला जाएगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब वो जो सॉल्यूशन है उन दोनों इक्वेशन का है, इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब दोनों का दोनों। समझ में आया आपको? तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ये है हमारा सॉल्यूशन किसका? ये वाले लाइन का और ये वाले लाइन का। समझ में आया ना? तो पहला लाइन क्या था हमारे पास? 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 एंड सेकंड लाइन क्या था हमारे पास? x माइनस 2y इक्वल टू 1, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। और आप चिंता मत कीजिए, ग्राफ बनाना तो हम लोग को सीखना ही है। तो इसके लिए आपको नहीं सोचना है कि ये तो डेस्मोस था, इसमें आप ग्राफ तो डायरेक्ट बन गया। हम लोग ग्राफ प्लॉट करना भी सीखेंगे। तो यहाँ मैं आपको बस सॉल्यूशन का मतलब समझा रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक टर्म है आपके पास, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल बात है, जब दो लाइन का सॉल्यूशन होगा, कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, जब दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो उसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो होगा ही। और जब दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे होगा तो कितना सॉल्यूशन होगा? सारा का सारा पॉइंट जो है सब तो कॉमन ही आ गया, तो इसका फिर सॉल्यूशन जो हो जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है? तो जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसका मतलब होगा कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसका मतलब होगा इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब ये लाइन पैरेलल है। देखिए ये दोनों लाइन कभी मीट ही नहीं करेगा, मीट नहीं करेगा तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं।
समझ में? ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो दोनों लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा और वो उस समय क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इतना बात समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब आगे आइए, आगे जो है हम लोग सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज किया गया है, ठीक है? तो ग्राफिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए ना सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक और एनिमेशन दूँगा जो आपके कॉन्सेप्ट को शार्प करेगा कि ये जो लीनियर इक्वेशन होता है ना हमारे पास, कौन-सा लीनियर इक्वेशन? ax + by = c, इसमें कौन क्या डिसाइड करता है? आप ऑब्वियसली जानते हैं कि हर इक्वेशन का अपना ग्राफ, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये जो ABC है, इस ग्राफ को कैसे चेंज करता है, वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए डेस्मोस पे चलते हैं। देखिए चलिए हम लोग इक्वेशन टाइप कर लेते हैं ax + by = c। सारा का सारा यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, स्लाइडर यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ से आप आराम से देख पाएँगे, एक-एक करके मैं स्लाइडर को प्ले करूँगा और यहाँ से आप देखिएगा कौन क्या डिसाइड करता है। सबसे पहले चलिए A को प्ले करते हैं। तो ये देखिए A जो है लाइन को कैसे चेंज करता है। मतलब A का वैल्यू जैसे-जैसे चेंज होगा, वैसे ग्राफ कैसे चेंज होगा वो आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है? बेसिकली A जो है ना ग्राफ के स्लोप को चेंज करता है और अभी आप लोग स्लोप समझेंगे नहीं। अब तो हमारा जो न्यू करिकुलम आ गया क्लास 9 में, उसमें ही स्लोप के बारे में पढ़ना है। लेकिन आप लोग तो बच गए, आप लोगों को नहीं पढ़ना है अभी। चलिए तो अब A को हम लोग रोक लेते हैं, A को रोक लेते हैं, ठीक है? B को प्ले करते हैं, B हमारा क्या काम करता है? तो B का भी कुछ खास काम नहीं है, B भी हमारा क्या कर रहा है, स्लोप ही चेंज कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, उसी को स्लोप बोला जाता है, ठीक है? अब आइए इसको भी रोक लेते हैं। चलिए ये रोक लिया। C का काम क्या होता है? तो देखिए C ना C को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? ये बताता है कि ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये बताता है सी। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए था और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आपको समझ में आना चाहिए एबीसी क्या होता है रियल लाइफ। बाकी तो आप मेमोराइज़ कर ही लेंगे, सारे फॉर्मूले को समझ ही लेंगे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये मुझे आपको दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। तो देखिए हम लोग कंडीशन को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था ना ग्राफिकल कंडीशन था हमारे पास। तो क्या कंडीशन होगा जब 2 लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है और यहाँ एक इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है L1 और L2। जब ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगा तो उस समय इसका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन होता है। तो क्या कंडीशन होता है? तो देखिए मैं यहाँ से आपको ये बता दिया हूँ। हालाँकि आपको इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। आप इसके लास्ट में जो कंडीशन आएगा बस उसे ध्यान रखिएगा तो वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या डेरिवेशन है? तो चलिए मैं आपको यहाँ पे यहाँ समझने से अच्छा है मैं आपको अलग से बता देता हूँ। देखिए हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है। मान लीजिए a1x b1y = c1 और दूसरा ले लीजिए a2x b2y c2। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को b1y इसको इधर भेजिए तो ये क्या आएगा -a1x और ये आएगा c1। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये b2y = -a2x + c2। ओके। अब देखिए ये b1 को उधर भेज दीजिए तो y = क्या हो जाएगा -a1/b1x c1/b1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -a2/b2x और ये c2 है c2/b2। अब ध्यान से देखिएगा, अभी आप नहीं जानते हैं लेकिन आप बाद में जान जाएँगे। ये जो क्वेश्चन होता है ना ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। एक इक्वेशन होता है y = mx + c, ये हमारा स्लोप होता है और ये होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है? अभी आपको ग्राफ में जो दिखाया गया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो वैल्यू है ना ये है y इंटरसेप्ट और स्लोप क्या है? स्लोप बताता है ये एंगल, यहाँ पे एंगल कितना है, ठीक है? जैसे ये यहाँ पे जो एंगल है, ये बताएगा आपका स्लोप -a1/b1, ठीक है? और y इंटरसेप्ट इसका ये रहेगा, देखिए ये y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये आप समझ गए, ठीक है? ये आप समझ गए, तो यहाँ आ जाइए। अब हम लोगों को क्या करना है ना कंडीशंस को देखना है। तो देखिए, जब 2 इक्वेशन का कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो पक्का वो दोनों लाइन कहीं न कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्ट कब करेगा? जब भी कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो वो दोनों लाइन का स्लोप कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। देखिए, ये अलग एंगल बनाएगा और ये अलग है। समझ में आया कि नहीं? तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पहले लाइन का स्लोप है मतलब a1/b1 वो इक्वल होगा ही नहीं a2/b2 का। तो यहाँ से देखिएगा माइनस-माइनस कैंसल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 और इस a2 को नीचे ले आइए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 को ऊपर भेज दीजिए b1/b2। तो ये आपका कंडीशन है। किसका कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है? अगर हमारा इसका लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब सॉल्यूशन एक्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एक्जिस्ट कर रहा है मतलब ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। समझ में? तो ये कंडीशन है आपका
ये इसका डेरिवेशन का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, इतना से आपका काम बन जाएगा। तो वही देखिए वहाँ मैंने पहले से लिख के रखा था नोट्स में, ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये पूरा का पूरा कंडीशन है। अब यहाँ पे जो है एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है और एग्ज़ाम्पल से समझाने का कोशिश किया गया है। देखिए 2x 3y = 5 है और ये यहाँ पे 2 है। देखिए a1/a2 लिया है तो कितना आया 3/2, b1/b2 लिया है 3/-4, दोनों का दोनों इक्वल नहीं है मतलब लाइन जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा पक्का। और लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब कैसे? इसका ग्राफ मैं यहाँ पे पहले से बना के रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो मेरा। तो देखिए इसको जब ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा डेसिमल्स में, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। और ये जो सॉल्यूशन होगा दोनों में एक ही होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन एक्जिस्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे कंडीशन की बात करेंगे केस 2 का, जिसमें जो है हमारा लाइन कैसा होगा? वो हमारा लाइन हो पैरेलल लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा, दोनों एक के ऊपर, ठीक है? कि ये केस 2 है, ठीक है? केस 2 है, जिसमें हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ते हैं। लाइन दोनों का दोनों लाइन जो है देखिए ये रहा, ये और ये पैरेलल। ये पहला इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो है दूसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? फिर से इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इसका कंडीशन क्या होगा जब 2 लाइन पैरेलल हो? सिंपल बात है, जब 2 लाइन पैरेलल हो, तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं जो इन दोनों को टच कर रहा है, तो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, इसीलिए देखिए नो सॉल्यूशन लिखा। लेकिन उसका कंडीशन क्या है? इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस केस में देखिए, ये दोनों लाइन जो है एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएगी। जब भी 2 पैरेलल लाइन होगा, तो वो हमेशा सेम एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप। मतलब पहले वाले लाइन का स्लोप और दूसरे वाले लाइन का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलिएगा? -a1/b1 = -a2/b2, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये जो x का कोएफ़िशिएंट जो होता है इस फॉर्म में, इसे ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? a1 और इस a2 को यहाँ नीचे लिख लीजिए, a2 b1/b2। ये तो हो गया एक कंडीशन स्लोप से। अच्छा y इंटरसेप्ट का बात कीजिए। y इंटरसेप्ट का बात करेंगे, तो मुझे ये बताइए, पहला लाइन y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है और दूसरा लाइन y एक्सिस को यहाँ पे कट रहा है। क्या दोनों सेम पॉइंट है ना अलग-अलग? डिफरेंट। मतलब पैरेलल लाइन कभी भी y एक्सिस को सेम पॉइंट पे कट करेगा ही नहीं। मतलब दोनों का y इंटरसेप्ट क्या होगा? अलग-अलग होगा। तो y इंटरसेप्ट यहाँ से आता है, ये यहाँ पे b1 आएगा और यहाँ पे आएगा b2। तो ये पहले वाले का y इंटरसेप्ट क्या है? c1/b1 नॉट इक्वल टू c2/b2, कभी इक्वल होगा ही नहीं। तो यहाँ से एक काम कीजिए, c2 को यहाँ ले आइए, तो c1/c2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपको समझ में आया ना? इसको यहाँ भेज दिया है और इसको जो है यहाँ लेके आए। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 कंडीशन, तीनों का तीनों कंडीशन को एक साथ लिखेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे? कंडीशन हमारा ये आया कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट दोनों का y इंटरसेप्ट इक्वल नहीं होगा, c1/c2 इक्वल। तो ये है हमारा कंडीशन। कैसा, किस लाइन का कंडीशन? पैरेलल लाइन का कंडीशन। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा इसका समरी था। अब आइए एक एग्जांपल भी लेना पड़ेगा ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए। तो एग्जांपल के लिए हम एक 2 इक्वेशन ले लेते हैं आपके सामने। तो लेट्स से कि एग्जांपल में आपके पास इक्वेशन ले लेते हैं 2x 3y -5 = 0 और दूसरा लाइन है 4x + 6y -15 = 0। अब आइए इसको हम लोग ग्राफ पे भी देख लेते हैं, ठीक है? ग्राफ पे मतलब डेसिमल्स पे। हालाँकि हम आपको ग्राफ बनाना तो सिखाएँगे ही। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए आपका ग्राफ हम यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं। 2x + 3y -5 = 0, ये पहला लाइन हो गया, ठीक है? और दूसरा है 4x + 6y -15 = 0। देख लीजिए आप यहाँ पे, मैं इसको आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। समझ में? तो आप यहाँ से आराम से देख पा रहे होंगे, दोनों का दोनों जो है यहाँ पे सेम एंगल बना रहा है। बट पहले वाले का y इंटरसेप्ट देख लीजिए इतना है, ठीक है? 1.66, दूसरे वाले का y इंटरसेप्ट देखिए 2.49, ठीक है? एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे आएगी, देखिए 2.5, समझ में आ रहा है? तो ये आपका जो है कौन-सा इक्वेशन है, ये आपका जो है इन पैरेलल लाइन, इसमें सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा। ये इनफाइनाइट पॉइंट तक भी कभी भी ये दोनों लाइन नहीं मिलेगा। ये आपको दूर से दिख रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो ये पैरेलल लाइन है। इसका ग्राफ जो है, तो मैं आपके नोट्स में रख देता हूँ, ताकि आप स्टडी कर पाएँ बाद में। ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो एक केस है, उस केस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, जिसमें क्या होगा, दोनों का दोनों जो लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब दोनों एक के ऊपर होगा। तो ये होता है केस 3, डायरेक्ट लिखिए ना केस 3, कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा।
कंडीशन क्या है, कंडीशन को भी सेटिस्फाई कंडीशन निकालेंगे। कंडीशन क्या होगा, इस केस में स्लोप तो इक्वल आएगा ही, मतलब a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो इक्वल था ही, और लास्ट में जो आपका y इंटरसेप्ट है ये भी इक्वल ही आएगा। अब क्यों आएगा, एक ग्राफ लेंगे हम, आपको यहाँ से समझा देंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 3y - 5 = 0 और ये 4x + 6y - 10 = 0। अब आइए इन दोनों का ग्राफ को हम लोग चेक करते हैं और वहाँ से समझते हैं। देखिए डेस्मोस पे आ गए हम लोग और ये इक्वेशन को टाइप कर देते हैं। देखिए आप, अब आप यहाँ से बताइए कि दोनों का दोनों लाइन गया कहाँ? समझ में आ रहा है? दोनों लाइन गया कहाँ? ये लाइन बनाएँगे तो भी यही लाइन, समझ में आ रहा है? और ये लाइन को बनाएँगे तो भी यही लाइन। अब इस केस में आप बताइए कि कितना कॉमन पॉइंट है हमारे पास? बोलेंगे दोनों लाइन एक ही है ना, कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये जितना भी इसके ऊपर इस ग्राफ के ऊपर जितना भी पॉइंट है, सारा का सारा जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके ऊपर कितना सॉल्यूशन है, कितना पॉइंट है? तो इसके ऊपर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आया? सॉल्यूशन एक्जिस्ट कर रहा है? यस, सॉल्यूशन एक्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन एक्जिस्ट करेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसे हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। और यहाँ से ये बताइए, दोनों का दोनों क्या सेम एंगल बना रहा है? यस, दोनों का दोनों सेम एंगल बना रहा है। क्या दोनों का y इंटरसेप्ट इक्वल है? हाँ, दोनों एक ही के ऊपर है तो y इंटरसेप्ट भी इसका इक्वल ही होगा। तो यहाँ से आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप बोलेंगे कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन है इसका इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा। कंडीशन क्या है? इस केस में ये तीनों रेशियो जो होता है a1/b1 b1/b2 = c1/c, ये तीनों का तीनों इक्वल होता है। तो ये हमारा कंडीशन था कि कब हमारा लाइन जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा, कब पैरेलल होगा और कब कोइंसिडेंट होगा। अगर इंटरसेक्टिंग है तो मतलब दोनों एक पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन है। जब पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन। और जब कोइंसिडेंट लाइन है तो सारा का सारा पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर है, मतलब इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। तो ये तो हमारा फर्स्ट इंटू पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा, हम लोगों ने सारे कंडीशंस को पढ़ा। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ग्राफ कैसे बनाएँगे उसे सीखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इसे भी समझेंगे। तो जो हमारा 2 मेथड था, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, उस मेथड को हम लोगों को सीखना है। तो पार्ट 2 में ये करेंगे और पार्ट 3 जब आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इस चैप्टर में मेनली क्या होता है ना, इस चैप्टर में मेनली वर्ड प्रॉब्लम ही ऐसे दिए जाते हैं जिससे बच्चे सॉल्व नहीं करते। तो जितना थ्योरी समझना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो फिर थर्ड वाले पार्ट में मैं क्या करूँगा आपके लिए, टाइप बाय टाइप जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उन सब का कॉन्सेप्ट और एक एग्जांपल लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो क्या कीजिए, इस नोट्स को अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है? और सारी चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। आपका हैंड रिटन नोट्स जो है एग्जाम के समय में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।